इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एनआरसी के नाम पर भाईजान काम पर। जी हां, यह बात बिल्कुल स्पष्ट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहां भाईजान और कोई नहीं बल्कि एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो एक बार फिर एनआरसी के नाम पर जबरदस्त राजनीति करने में जुट गए हैं। यह पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने सीमांचल में घुसपैठ के मामले में क्या टिप्पणी की थी और बिहार सरकार से जब यह पूछा गया था कि बिहार में डिटेंशन कैंप कितने हैं, तो हाईकोर्ट ने यह कहा था कि लोगों को जागरूक करना आवश्यक है और लोग खुद ही सरकार को आगे चलकर बताएं कि उनके आसपास के इलाके में कहीं कोई घुसपैठिया रह तो नहीं रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट की इस टिप्पणी को एक तरह से अलग करते हुए कहा। जो उन्होंने कहा वो अपने आप में बड़ा तकलीफ देने वाला मामला है। उन्होंने जो कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी कोर्ट के निर्देश पर संज्ञान लेते हुए किशनगंज के डीएम ने और सिवान के एसपी ने एक चिट्ठी जारी की है, जो कि सार्वजनिक चिट्ठी है कि आसपास इस पूरे इलाके में जहां भी कोई रह रहा है, अगर उनको यह पता चलता है कि आसपास के लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, तो इसकी जानकारी प्रशासन को, पुलिस थाने को दी जानी चाहिए। घुसपैठियों की पहचान पर यह हाईकोर्ट का निर्देश है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को अब इसमें भी झोल दिखाई दे रहा है। एनआरसी से जोड़कर उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या इसलिए ओवैसी अब अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए एनआरसी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में 5 विधायक एमआईएम के जीते हुए हैं और यही वो वजह है कि उस इलाके में जाकर असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का बयान देते हैं जो मुस्लिम बहुल माना जा रहा है बिहार में। आखिर देश की सुरक्षा से जुड़े मामले पर भी क्या अब हिंदू और मुसलमान के आधार पर राजनीति होगी? क्या हाईकोर्ट के द्वारा पारित ऑब्जर्वेशंस या निर्देश पर भी या टिप्पणियों पर भी निष्पक्षता से इतर धर्म आधारित राजनीति होती दिखाई देगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बड़ी बहस। आप देख रहे हैं मुकाबला। क्या घुसपैठियों की पहचान करना, पीछे के दरवाजे से एनआरसी को लागू करना है? कम से कम असदुद्दीन ओवैसी तो यही मानते हैं। आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब क्या है। पहले तो नीतीश कुमार सरकार को उस हाईकोर्ट को जाकर बताना चाहिए था कि जिस तरह से पेश किया जा रहा है मसला, वो मसला नहीं है। कितने 38 फॉरेनर्स हैं यहाँ पर बिहार में, पूरे के पूरे नेपाल के हैं। ये 2 महिलाओं का केस था जिनको दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया और फिर हाई कोर्ट के हम इस बात से हमको बड़ी तकलीफ हुई है कि वो सीमांचल को क्यों टारगेट कर रहे हैं। सीमांचल का नाम आ रहा है, भाई आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट हाई कोर्ट को जाकर क्लैरिटी के साथ बताती कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा कि सीमांचल का बॉर्डर पोरस है, तो फिर सीवान कहां पर आ गया? बांग्लादेश का बॉर्डर सीवान को कहां लगता है, बताइए कहां लगता है वो? और ये जो बोलना कि हर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आसाम में जब आखिरी दिन था ऑब्जेक्शन दाखिल करने का, 3 लाख मुसलमानों के ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए, जिसमें से छोटे बच्चे भी थे 10 साल 8 साल के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को संजीदगी के साथ इसको लेना चाहिए और हाईकोर्ट को जाकर बताना चाहिए कि ये इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संघ परिवार बार बार सीमांचल के बारे में इस तरह की बात करते रहता है, जो बिल्कुल झूठ है। ओवैसी जी कह रहे हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब वो बिहार के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कहाँ के हैं, क्या विचारधारा है। ओवैसी जी, क्या अपने घर में यहाँ के बिहार के 100 करोड़ जनता, देश का जनता में से अगर 1% जनता उनके पास चल जाए, क्या वो रख लेंगे अपने घर में? क्या अपने कौम के लोगों को क्या बसा लेंगे अपने घर में? वो सिर्फ वो वोट की राजनीति करते हैं, देश की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। और आइए शुरू करते हैं मुकाबला। क्या चोर दरवाजे से एनआरसी को लागू करने की बिहार में कोशिश की जा रही है जब घुसपैठियों की पहचान हो रही है? शाजिया आलमी जी भारतीय जनता पार्टी से, वारिस पठान साहब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे एमआईएम से, अजय आलोक जी जेडीयू से, तस्लीम रहमानी साहब एसडीपीआई से और विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी, आपकी सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा
कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ कर आप चोर दरवाजे से एनआरसी ला रहे हैं, जानबूझकर सीमांचल पर निशाना साध रहे हैं और एक समुदाय विशेष के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग जो हैं इस देश में जिम्मेदार हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, घुसपैठियों को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ऐसे लोग जिम्मेदार हैं कि हमारे यहाँ बनारस में ऐसे ऐसे युवा पकड़े जा रहे हैं जो कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आता है। अगर इसकी कोई जिम्मेदारी है तो ऐसे ऐसे नेताओं की जिम्मेदारी है जिनका एक ही मकसद है, अपनी कौम में नफरत का जहर घोलना और अपनी कौम के युवाओं को भटकाना ताकि वो देश के विरोध काम करें। सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा, ओवैसी साहब वकील हैं, बैरिस्टर हैं, उनको समझना चाहिए कि पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी थी जिसमें राज्य सरकार को बोला गया था कि आप क्या कर रहे हैं, जवाब मांगा गया था। और दूसरी बात, अवैध प्रवासी और घुसपैठियों की पहचान को अगर एनआरसी लागू करना ओवैसी साहब समझते हैं तो मुझे तो लगता है कि तस्लीम रहमानी साहब भी यही काम कर रहे हैं। अवैध प्रवासी और घुसपैठियों को रोकते हैं तस्लीम जी? पूछिए इनसे, रोकते हैं कि नहीं? जामिया मिलिया में खबर करते हैं कि नहीं पुलिस को? जिम्मेदार नागरिक हैं। कोई जिम्मेदार नागरिक रहेगा अगर वो अवैध घुसपैठियों को अगर देखेगा, बांग्लादेशियों को देखेगा, उसको जानकारी में आएगी तो वो पुलिस को खबर करेगा। इसको आप एनआरसी लागू करना कहते हैं? एनआरसी कानून अभी अस्तित्व में नहीं आया, इसको आप क्या कहिएगा? ये होता है अपनी कौम में भड़काव पैदा करना, अपनी कौम में अलगाव पैदा करना, भारत से अलग करना। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, 24 घंटे मुसलमान मुसलमान का रोना लगते हैं। अरे देश में मुसलमानों को कोई हिला सकता है? कोई डिगा सकता है? कोई डरा सकता है? 20 करोड़ की आबादी वाली कौम यहां पे अल्पसंख्यक कहलाती है। ये यही देश है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में है, 20 करोड़ की आबादी है, यहां पे अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। और तब कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। शर्म नहीं आती है? इतने बोल के भी यहां पर रह रहे हैं तब भी कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है। हद हो गई मतलब। और हम लोग उनको डिबेट कर रहे हैं। पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। थोड़ी देर में वारिस पठान साहब जुड़ेंगे, मैं उनसे इस तमाम सवालों का जवाब लूंगा जो आपने अभी उठाए हैं। रहमानी साहब, अभी अजय आलोक जी अपने दिल की बात बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं। घुसपैठियों के ऊपर इस तरह की राजनीति और उसमें भी धर्म घुसेड़ना क्या कहीं से सही है? रहमानी साहब, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम तो कहते रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों की राजनीति, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कानून मौजूद हैं और हम उन पर अमल करते हैं, मुस्तकिल करते हैं। कहीं कोई घुसपैठिया दिखाई देगा जैसे अजय आलोक कह रहे, तो हम जरूर बताएंगे और पुलिस के पास कानून मौजूद हैं, वो उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई करेगी, जेल भी डालेगी, रिपोर्ट भी करेगी। या रिफ्यूजी है तो रिफ्यूजी स्टेटस देगी। बिल्कुल क्लियर कट हमारे पास प्रोविजंस मौजूद है। लेकिन एनआरसी का जो एक्सपेरिमेंट हमने असम में किया वो कितना नाकाम हुआ है वो भी सबको पता है, अजय आलोक जी को भी पता है। हमारी होम मिनिस्ट्री ने आखिरकार उसको रिजेक्ट कर दिया। इतने 2012-13 से चलती हुई प्रक्रिया 28 लाख उसमें वो भी हो गए, मालूम भी हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मॉनिटर कर दिया, हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया, बैक जुम्बिशे कलम होम मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एनआरसी जैसी चीज की कोई जरूरत हमारे देश को है नहीं और शायद होम मिनिस्ट्री ने भी इसको तस्लीम कर लिया है कि उसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो फिर तो सवाल उठेगा। और इसीलिए सीएए की जो मुखालफत की गई थी उसका आधार भी वही था जो रहमानी साहब, लेकिन यहाँ तो जो प्रशासन है वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि जो लोग घुसपैठिए हैं जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को है वो प्रशासन को जानकारी दे दी जाए और वो कोर्ट के टिप्पणी का एक तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश है। इसको हिंदू बनाम मुस्लिम राजनीति, इस पर राजनीति करना क्या ओवैसी साहब सही कर रहे हैं? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये काम पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में करने पर सवाल उठते हैं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं, ये हमारा बंगाल का जो इलाका है, नॉर्थ बंगाल का इलाका, नॉर्थ बिहार का इलाका और लोअर असम का इलाका, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरिया है। और मैं जब सीमांचल कहता हूं इसीलिए तो मैं सीमांचल में बिहार के 4 जिले नहीं जोड़ता, मैं पूरा ये एरिया जो है हमारा नॉर्थ बंगाल से लेके और लोअर असम तक, मैं सबको मिला के सीमांचल कहता हूं। अब ये देखिए जो डिवीजन हुआ था
आप डेमोग्राफिकली समझिए, डिवीजन उधर वेस्ट बंगाल की साइड और या हमारे वेस्ट की साइड में क्यों हुआ था? इसलिए कि ये मुस्लिम कंसंट्रेशन के पॉकेट थे। अब डिवीजन में जो लाइन नीत्शे ने खींची थी, जो बेचारा सिर्फ 15 दिन के लिए भारत आया था, भारत के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, और 15 अगस्त 1947 आप 75 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की बात कर रहे हैं, 13 दिन। आज आज क्या इसकी आवश्यकता है? मैं बहुत सीधा पूछा हूं, इधर भी मुसलमान है उधर भी मुसलमान है, तो क्या ये मुसलमानों के खिलाफ की गई कोशिश है, साजिश है? आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, अजय आलोक जी ने ही कहा कि मुसलमान 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 चिल्लाते, हम भी मुखालिफ हैं कि हिंदू 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 खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और फिर मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या मुसीबत है ये? अरे देश इस वक्त खतरे में है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कितना अंदाजा है, और मैं मुस्तकिल ये बात बहुत जोर से बड़े गुस्से में कह रहा हूं, देश है खतरे में, और उसमें हिंदू भी खतरे में, मुसलमान भी खतरे में, पूरा देश खतरे में। और आप हिंदू मुसलमान, शाहजिया आलमी जी, देश खतरे में है, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, हो सकता है, और रहमानी साहब इससे बहुत दुखी हैं। शाहजिया जी, देखिए, जहां तक सवाल है देश खतरे में है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो कुछ करना है वो हो रहा है, और वो हमारा देश जो है हमेशा सदियों से भारत की जो सिविलाइजेशन है और सभ्यता है वो जानती है कि उसको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, और हमारी जो सरजमी है उसमें अब काफी मजबूती है। तो हम जानते हैं वो कितना देश खतरे में है कि नहीं है। लेकिन ये जो बार बार एक कौम को, उसी कौम के कुछ सियासी लोग या पहरेदार या ठेकेदार या कुछ भी आप कह दें, उनको बार बार जो डराते हैं कि इस्लाम खतरे में है, तुम खतरे में हो, और झूठ मूठ का एक एहसास कमतरी या प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में डालते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही गलीज और घटिया किस्म की राजनीति है, जो बहुत ही ज्यादा फुवड़ हो चुकी है और ओछी हो चुकी है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कुछ और कहने को या करने को नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि देश का जो मुसलमान हो या हिंदू हो या जो भी जात का इंसान हो, वो क्या चाहता है। हर एक भारतीय, हर एक सिटीजन, हर एक इंसान क्या चाहता है, और उसकी क्या तवक्को है अपनी सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्रीय सरकार से। और उसको वो चाहिए जो हिंदू को चाहिए, वो मुसलमान को चाहिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फियर, ये परसिक्यूशन, और सब जानते हैं कि हमारे देश का जो मुसलमान है वो परसिक्यूटेड कम्युनिटी नहीं है, वो थ्राइविंग कम्युनिटी है। नहीं, रहमानी साहब कहाँ आपकी बात मान रहे हैं? रहमानी साहब अभी तो कह रहे हैं कि ये सब ढकोसला है, वो नहीं मान रहे इस बात को। अजय जी, मुझे कहना जरूरी है। मैं बताना चाहूंगी, जो लोग ये सब बार बार मुसलमानों की बात करते रहते हैं और मुसलमानों को डराते हैं, हमारा आईन, हमारा संविधान जो है वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। शाहजिया जी, ना तो रहमानी साहब आपकी बात मानते हैं और ना ही अजय आलोक जी की बात मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अफगानिस्तान में देखिए, म्यांमार में देखिए, सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल अगर मुसलमान कहीं है, जो थ्राइव कर रहे हैं, वो इंडिया में है। वो कुछ वामपंथी दामपंथी दल ऐसे हैं जिन्होंने लगा रखा है इसका, क्योंकि वो उनकी गलीज राजनीति है। चलिए रहमानी साहब, एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं विजय जी के पास चल रहा हूं। रहमानी साहब, छोटा जवाब प्लीज सर। देखिए, ये जो कह रही है ना कि सबसे ज्यादा थ्राइविंग मुसलमान है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आपकी पार्टी ने उसको तस्लीम नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन आप रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए कितना थ्राइविंग है। अब हम अगर मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं, हम अगर रहना चाहते हैं, हम अगर मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं और इक्वल स्टेटस के साथ और इक्वल स्टैंडर्ड के साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें अगर डिमांड कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी कि हमको भी मेन स्ट्रीम में इक्वल स्टैंडर्ड रहना है, तो इसमें क्या तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ है? ये कह के रखा है कि हम आपको बचाव करेंगे, हम आपका ये जो होता हफ्ता वसूली जो होती है, उन्होंने भी नहीं, आपने कह के रखा है। ये अब्बा जान की और चचा जान की सियासत करने वालों ने कह के रखा है। ये अब्बा जान और चचा जान की सियासत करने वालों ने करके रखा हुआ है। कौन बोला? पार्टी जो अपने को, आप जब नाकाम सियासत करते हैं, आपकी सियासत जब नाकाम हो जाती है और आप कोई जवाब देने रह जाते सरकार के सामने, तब आप अब्बा जान और चचा जान जब करते हैं,
जब आप रामचंद्र जी को जब आप वार क्राई बना देते हैं, जब आप जय श्री राम के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम करते हैं, तब आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, इससे सवाल किया जाएगा। ये पूरी राजनीति तो आप करते हैं, इसलिए कि आप इक़्तिदार में आ नहीं सकते। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जरा वारिस पठान साहब के पास चल रहा हूं। शाहजहां जी, हम अभी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं जी। वारिस पठान साहब, अजय आलोक जी ने बड़ी बेबाक टिप्पणियां अभी की, आप नहीं थे, लेकिन मैं उनके कुछ शब्द दोहरा रहा हूं। आप जानबूझकर इस तरह की राजनीति करते हैं, आप मुसलमानों को भड़काने की राजनीति करते हैं, आप डर पैदा करना चाहते हैं मुसलमानों के भीतर, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। आपको एनआरसी का एक भूत दिखाई दे रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करने की बात हो रही है तो इसमें कहीं से भी कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है, और आप लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। आपकी वजह से देश में तरह तरह की डिविसिव ताकतों को मौका मिल रहा है। जवाब दीजिए वारिस पठान साहब। देखिए अजय भाई, डराने की, नफरत फैलाने की, कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति का तो मोनोपोली बीजेपी के पास ही है। इतने वर्षों से हमने यही देखा है कि लोग कभी गाय के नाम पर, कभी जय श्री राम के नाम पर किस तरह से नफरत फैलाते हैं, किस तरह से डराते हैं लोगों को, किस तरह से मॉब लिंचिंग कर दी जाती है गरीब लोगों की। तो इनका तो मोनोपोली है। और जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, जब लोग सवाल करते हैं कि इतने सारे लोगों की लाशें गंगा किनारे बह रही थी, कोविड में आपने प्रॉपर कुछ नहीं किया, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे सवाल उठते हैं, तो लोग माइंड भटकाने के लिए फिर आ जाते हैं अब्बा जान, अम्मा जान, खाला जान, पॉप्स, डैड। क्योंकि 2017 में भी यही हुआ था ना, शमशान और कब्रस्तान। अगर बराबर 5 साल काम कर लिया होता योगी सरकार ने तो ये नौबत नहीं आती बोलने की। दूसरों के काम को खुद का काम दिखाकर अखबारों में इश्तिहार देने की नौबत नहीं आती। आज भी अभी भी बराबर काम नहीं कर रहे लोग, इनको गालियां बक रहे। कल की मैं आपको बात बताऊं अजय भाई, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। कल मोदी जी गए अलीगढ़ में। अलीगढ़ के पास 110 किलोमीटर की दूरी के ऊपर फिरोजाबाद करके एक जगह है, जहां पर तकरीबन 125 बच्चों की जानें चले गई डेंगू और फीवर की वजह से। हॉस्पिटल नहीं मिले प्रॉपर रीच से, कि मोदी जी वहां नहीं जा सकते थे। संविधान, अगर उनके दिल के अंदर थोड़ा भी इमोशन होता तो वहां पहुंचते, लोगों से बात करते, मिलते, मगर नहीं, वो वोटर नहीं थे ना उनके, 18 साल के नीचे के बच्चे थे, वहां नहीं गए। अब कल 1 साल पूरा हो गया था अतरस को ही। कल 14 सितंबर था। अतरस में किस तरह से एक दलित बच्ची के साथ किया था, आप सब हमने देश में देखा, मगर एक अल्फाज नहीं उस बारे में भी। तो लोग देखते और याद रखा जाएगा। 700 से ज्यादा हमारे किसान भाइयों की जानें चले गई। शाहजहां जी एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं अजय जी के पास चलूं। शाहजहां जी, ये बोल रहे हैं क्या नहीं, ये तो अपनी तकरीर, इनकी बनी बनाई तकरीर है। मैं इन सब सवालों के जवाब दे सकती हूँ। आप हाथरस की बात कर रहे हैं, मैं ओवैसी जी से, ये ओवैसी जी के जो नुमाइंदे बैठे हैं वारिस भाई हमारे यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल में कितने रेप्स हुए? आप गए कहीं भी वहां पे? राजस्थान में रोजाना दलित बेटियों के साथ क्या हो रहा है आप पूछते हैं? आपको सिर्फ सियासत करनी है महिलाओं के जिस्मों पर भी, और रेप आपके लिए एक हो गया है एक टूरिज्म, और एक औजार बन गया है पॉलिटिक्स का। तो कम से कम आप महिलाओं की जिस्मों को तो इस्तेमाल ना करें। वारिस भाई जवाब दीजिए सर, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप वारिस भाई। और दूसरी बार मैं आपको बताऊंगी, आपने कोविड की बात की, बार-बार जवाब मेरा ये है, मैं आपको बताती हूँ, उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप देख लीजिए, 75 डिस्ट्रिक्ट हरकत में आए हैं, पूरी टीम अलर्ट पे है, और इसकी वजह नहीं थी कि मोदी जी वहां नहीं गए थे, और पूरी टीम हरकत में है। मोदी जी को वहां पे उनका कार्यक्रम आना नहीं था। आपको बस कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप मैं अपनी मुसलमान माँ बहनों की सवाल पूछा गया, शायद आप इतनी नहीं करती होंगी, इसलिए आप मुझे ये ऑटो के ऊपर भाषण नहीं देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शाहजहां जी, आप बात बताइए, कोई 7 काम गिनाइए योगी के जो उन्होंने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए किया हो विकास में। सिर्फ नाम बदलने से विकास नहीं होता, नाम बदलने से लोगों को जो बेरोजगार हो गए उनको नौकरियां नहीं मिल जाती, नाम बदलने से जो लोगों की जानें चले गई है कोविड काल में वो जानें वापस नहीं आ जाएगी, नाम बदलने से हाथरस की जो एक बहन के साथ बर्बरता का हुआ वो उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। क्यों डराते हैं? आप बोलिए, मोदी को बोलिए कि विकास की बात मैं आप दोनों के बीच में फिर आ रहा हूँ। अजय आलोक जी, विजय जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी बस 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। विजय जी क्षमा चाहता हूँ आपसे। अजय आलोक जी आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, जिस कौम की बात करते हैं कभी। शाहजहां जी प्लीज, शाहजहां जी प्लीज। अजय आलोक जी आपने बहुत गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए थे, उस वक्त वारिस भाई नहीं थे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात अभी एक बार फिर रखें,
वारिस भाई उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप इस बात को सामने रखें। अजय जी प्लीज। देखिए अजय जी, मैं साफ बोल रहा हूं, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं है। मैं उन तमाम नेताओं को जिम्मेदार मानता हूं जो एक कौम में डर पैदा करना चाहते हैं। ये बात बोल के, एनआरसी जैसी फालतू बात बोल के अपनी कौम में डर फैलाना चाहते हैं, अपनी कौम के युवाओं को भटकाते हैं, और उसका नतीजा मिलता है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंबई में हर जगह युवा आतंकवादी बन रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वारिस पठान लेंगे? इस देश से, इस सिस्टम से, इस देश के बहुसंख्यकों से नफरत करना अगर राजनीति का हथियार बन जाए तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी? अभी बैठ के बोल रहे थे तस्लीम रहमानी जी कि मुसलमान भी डरा हुआ है, हिंदू भी डरा हुआ है। क्यों भाई? भारत से अच्छा देश कौन सा मिलेगा कि 20 करोड़ की आबादी होकर मुसलमान यहां पे तब कहता है कि हम डर रहे हैं, तो फिर कहां पे सुखी रहेंगे आप? पूरे विश्व में कहीं इतनी आबादी है, अगर यहां भी डरोगे तो फिर कहां सुखी रहोगे? छाती ठोक ठोक के घूम के असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता घूम घूम के मुसलमान 24 घंटा करते रहते हैं कि मुसलमान डर गए, मुसलमान डर गए। अरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैदराबाद, 63 से वहां पे सांसद इनके परिवार से, इनके पिताजी या खुद हैं। कितनी मुसलमानों की हालत बदल दी आपने? पूरे देश के मुसलमानों का ठेका ले लिया उठा के। नफरत फैलाने के अलावा कुछ किया है आज तक? आज वही काम कर रहे हैं। सीमांचल का पता नहीं है, सीमान के एसपी ने चिट्ठी लिख दिया तो कह रहे हैं कि सीमान के क्यों हो रहा है? क्या डेमोग्राफी बदली है बिहार की, बंगाल की? पता भी है। मुस्लिम आबादी और ये बांग्लादेशियों की आबादी 20% बढ़ चुकी है बिहार में और बंगाल में। इनको वहां वोट दिखता है। समस्या ये, और जब तक ये वोट की चिंता करते रहेंगे तो मन लिख के ले लीजिए, इस देश से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। नहीं खत्म होगा, हम लोग इसी तरह से मारते आतंकवाद देश में है, इसके लिए आपकी पार्टी जैसी पार्टियां और ओवैसी साहब जैसे नेता जिम्मेदार है। वारिस भाई देखिए, क्योंकि मैं बात पूरी तरह से सुना मैंने। अजय वलक साहब शायद भूल गए कि जब वो मोदी ने कहा था कि मैं बड़ा हिंदू हूं, राहुल गांधी ने कहा मैं जनेऊधारी हूं, जब ब्राह्मणों का सम्मेलन लगा, जब यात्रा निकली जन आशीर्वाद, तब तो आपको पोलराइजेशन नहीं दिखा। और अगर हम जाके लोगों को ये बताते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम अगर बात करते हैं और अब बताते हैं कि इतने वर्षों से जो 20% मुसलमान है यूपी का, ये तो आपकी मानसिकता है, जो मुख्यमंत्री बन गए मगर इनमें से कोई नहीं बना, तो क्या हम पोलराइजेशन कर रहे हैं? अरे नहीं साहब, 20% के मुसलमान, 20% के मुसलमान जब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाते थे, कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाते थे, तो उस वक्त क्या आपके चचा जान चुप बैठे हुए रहते थे? किसने बोला था? सुनिए ना, मैं तो वही तो बता रहा हूँ, आज ही क्यों मैं वही बता रहा हूँ, बंगाल घूम रहे हैं, बिहार घूम रहे हैं। सेक्युलर पार्टियां जो थी, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, जो भी, उन्होंने वोट तो लिया मुसलमानों का। मगर आज आप बताइए, ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट मुसलमानों का यूपी में, मुसलमानों के एरिया में स्कूल कॉलेजेस कितने? कुछ भी नहीं। और आप जिनके साथ सत्ता में हो, मोदी जी के साथ, तो प्रधानमंत्री आयुष योजना रूरल जो आई है अजय भाई, उसमें 2017-18 में 7.5 लाख घर दिए गए। 7.5 लाख घर हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों को दिए, बहुत अच्छी बात है। और मुसलमानों को कितने दिए? सिर्फ 10 घर। क्यों ऐसा? फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसकी बात क्यों करते हैं मोदी जी? अरे सबका विश्वास, सबका साथ। ये आंकड़े कहां से लाए वारिस भाई? वारिस भाई, ये आंकड़े आप या असदुद्दीन ओवैसी कहां से लेके आए कि सिर्फ 10 मुसलमानों को घर मिले? बताइए जरा नेशनल टीवी पे, बता रहे तो नेशनल टीवी पे ये बताइए ना। अरे नेशनल टीवी पे बताइए ना कि आंकड़े आप कहां से लाए? झूठ बोलते हैं आप। अब तो चल रहा है कि मोदी का पोस्टर बढ़ा या योगी का पोस्टर बढ़ा। अब तो भाजपा में, अरे हिंदू अगर पोलराइज हो जाता, अगर मोदी जी हिंदू पोलराइज कर लेते ना पूरी तरह से, तो ये याद रखिए कि 450 सीट तो अकेले ले आते। अब राजनीति इस पे आ गई है। हिंदू पोलराइज हो जाता तो 450 सीट अकेले भाजपा ले जाती, आपका तो अस्तित्व भी नहीं बचता। क्या बकवास कर रहे हैं? मुसलमान पोलराइज, मुसलमान पोलराइज, हिंदू पोलराइज हो जाएगा ना तो 450 अकेले बीजेपी ले जाएगी। गलतफहमी मत रहिए, गलतफहमी मत रहिए। आतंकवाद इस देश में बढ़ाइए मत। कौन को गुमराह करते हैं आप जैसे लोग? लगा सकते हैं वो, इसलिए सतर्क और अलर्ट हो जाइए। चलिए मैं जरा विजय जी को शामिल करूं। विजय जी, विकास करने दीजिए। घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की बात कहना क्या एक कौम के खिलाफ कार्रवाई करने के बराबर है? क्या आज हम इस स्थिति पर आ गए हैं? विजय शेखर तिवारी जी, देखो जी, जब भी देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है
या घुसपैठियों की बात होती जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या आते हैं, तो चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे तस्लीम रहमानी साहब हो, चाहे पठान साहब हो, ये उसका विरोध करने लगते हैं। आखिर ये उनका विरोध क्यों करते हैं? आखिर देश में जनसंख्या के नियंत्रण की बात जब भी आती है कि जनसंख्या कम हो तो उसका विरोध क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं कहते कि भाई ये वहां चले जाएं? कोई भी मुस्लिम देश इन लोगों को क्यों नहीं लेता? क्यों रोहिंग्याओं को नहीं लेता है? क्यों अफगानियों को नहीं ले रहा है? क्यों बांग्लादेशियों को, ऐसे घुसपैठियों को नहीं लेता है? केवल भारत में ये लोग क्यों बसाना चाहते हैं? एक बात। और दूसरी बात यह है कि जब सीए की बात हुई थी तो आपने महीनों सड़क शाहीन बाग में रोकने की बात देखी थी। केवल इतना था कि बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक सताए गए हैं उनको कोई तो जगह देगा, तो उनको भारत जगह देगा। सताने वाले ऐसे लोगों को जगह देने पर इन्होंने विरोध किया था। यानी उस समय जनसंख्या की बात कर रहे थे कि क्या होगा यहाँ के जनसंख्या का, लेकिन ये जो करोड़ों करोड़ जनसंख्या भरी हुई है उसका विरोध नहीं करते। ये एनआरसी का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं। एक बात और अजय जी कि जहां जहां भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, जहां जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े, वहां अपराध बढ़े हैं, वहां पर बलात्कार बढ़े हैं, वहां हत्याएं बढ़ी हैं। आप निकाल कर देख लीजिए, सारे के सारे आंकड़े सब आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे जगह पर आकर वहां का समाज विरोध नहीं करेगा, और जब विरोध करेगा तो नफरत जो हो जाएगी। अभी हमारे पठान साहब कह रहे थे मंदिर के नाम पर नफरत फैलाते हैं, गाय के नाम पर नफरत फैलाते हैं। तो नफरत किनके मन में फैलती है? जो मंदिर से नफरत करते हैं पठान साहब, उनके मन में नफरत आती है। जो गाय के लिए नफरत करते हैं उनके मन में नफरत आती है। उनसे नफरत छोड़ दीजिए, ये तो हम कह रहे हैं। आप नफरत नहीं छोड़ेंगे, आप मंदिर के साथ नफरत करेंगे, आप गाय के साथ नफरत करेंगे, और हम उनको बचाने की बात करेंगे तो आप नफरत फैलाने की बात करेंगे। आप अभी एक बार हाथरस याद करा रहे थे, मैं कहता हूं हाथरस जाने की जरूरत नहीं, बहुत दिन हो गए, साल से ज्यादा हो गए। मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। मुंबई में एक मुस्लिम महिला के साथ क्या हुआ है? उसके अंतर्वंद में बांस डाल दिया है, उसको मार दिया है उसके पति ने। आप गए उसके पास, उसकी चिंता की आपने लोगों को जगाया? आप किसके हैं? क्या बात करते हैं? आपको हाथरस याद रहता है, ताजा ताजा मुंबई याद नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ओवैसी साहब ये जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। जवाब दीजिए इसका, फिर मैं रहमानी साहब का चल रहा हूं। बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये कौन होते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम निकालने वाले? ये देखिए अजय जी आपके सामने, ये देखिए मानसिकता देखिए, ये रेडिकलाइजेशन है, इसको देखिए किस तरह से इन्होंने बलात्कार को भी हिंदू मुसलमान के अंदर डाल दिया। हर चीज में लोग आते हैं और नाम हमारे पे, इल्जाम हमारे पे। शाजिया जी कुछ नहीं बोलेगी, खामोशी इख्तियार कर लेगी। देखिए चुपचाप बैठिए, शाजिया जी कुछ नहीं बोलेगी। अब शाजिया जी बोलना चाह रही है, लेकिन मैं जरा रहमानी साहब के पास चलूं। रहमानी साहब, विजय जी ने अभी कहा कि घुसपैठिए जब आते हैं तो उनको रोकना जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र की। अब ये बात तो कहीं ना कहीं सही है ना? रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया में कोई अपने देश में जगह नहीं देता। हिंदुस्तान में हम, अब शाहजहां मैं आ रहा हूं आपके पास, रहमानी साहब से एक सवाल ले लूं पहले, लेकिन हिंदुस्तान में उनको बसाने की पूरी कोशिश की जाती है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के लिए भी हम उम्मीद की जाती है कि हिंदुस्तान में लोग बहुत ही नर्म रवैया इख्तियार करें। ये उम्मीद हिंदुस्तान से इतनी ज्यादा क्यों, रहमानी साहब? देखिए, एक तो अभी विजय जी ने कहा कि रोहिंग्या खाली हिंदुस्तान में क्यों आए। आपको मालूम है, देखिए स्टैटिस्टिक्स पे बात करेंगे ना तो बहुत परेशानी होगी इन्हें। ये रोहिंग्या सबसे ज्यादा जो है वो आज भी हिंदुस्तान में नहीं है, 24 से 40 हजार के बीच है। और बाकी जगहों पे बांग्लादेश में कितनी बड़ी तादाद है इनको शायद याद नहीं है, बांग्लादेश का जो कैपिटल मार्केट है। तो ऐसी बात नहीं है कि खाली भारत में। दूसरी बात, घुसपैठियों का जहां तक ताल्लुक है, कोई नहीं चाहता कि इलीगल इमिग्रेशन भारत में हो, हम भी नहीं चाहते, हरगिज नहीं चाहते। लेकिन अगर आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि हमारे देश की राजनीति पिछले 30-40 साल से डर की राजनीति है, खौफ की राजनीति है, और हम खौफ की राजनीति को खत्म, तो 30-40 साल से कौन डरा रहा है? आपको लगता है कि राजनीति, खौफ से आजादी, भूख से आजादी, हमारा रहमानी साहब कौन डरा रहा है हिंदुस्तान को बीते 30-40 साल से? कौन डरा रहा है अल्पसंख्यकों को बीते 30-40 साल से? हुआ था कि मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं दिए जाएंगे, इसलिए देश बटा था। अजय जी, आपके यहाँ की डिबेट का एक बयार होता है, डिबेट का
एक बयार होता है, चाहे आप करें चाहे लगातार एक ही चीज को बार बार करेंगे। और आप जब आप डिबेट करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई बोलता नहीं है, मगर जब से शाजिया जी आई हैं ये इतना ज्यादा बोलते हैं कि ना इनकी आवाज जाती है ना हमारी आवाज जाती है। नहीं, कंट्रोल। अच्छा शाहजिया जी, आपके चैनल पे कम से कम शाहजिया जी जरा एक सेकंड सुन लीजिए, रहमानी साहब की शिकायत है। देशों में नहीं है। शाहजिया जी एक मिनट जरा सुन लीजिए, रहमानी साहब की शिकायत सुन लेते हैं, उसका जवाब आप ही देंगी शाहजिया जी। बस एक मिनट, रहमानी साहब की बात सुन रहे हैं। रहमानी साहब प्लीज बोलिए। जरा इनको कंट्रोल कीजिए, राजनीति करनी है, इनको कंट्रोल कीजिए जरा। तो आप पूरी की पूरी कौम को शाहजिया जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शाहजिया जी, हम अभी सिर्फ रहमानी साहब की आवाज सुन रहे हैं। रहमानी साहब प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, हम शाहजिया जी के पास चल रहे हैं। जी प्लीज। जी मैं ये कह रहा था कि देश में खौफ की राजनीति की जाती रही है और ये खौफ दोनों तरफ से बपा किया गया है, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। तमाम सेकुलर पार्टियां आज पिछले 40 साल से मुसलमानों से कहती हैं बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, और मुसलमान की लीडरशिप भी कहती है कि जो बीजेपी को हराए उसको वोट दो। यह खौफ की राजनीति है। और इसी तरीके से हिंदुओं से कहा जाता है कि अगर मुसलमानों का दावा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नाम से मुसलमानों को डराया जा रहा है, यही आप कह रहे हैं ना? आपकी बात का लबो-लबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से हिंदुओं को भी डराया जा रहा है। अकेले मुसलमान नहीं, हिंदुओं को भी डराया जा रहा है। अब इसका जवाब शाहजिया जी आप प्लीज दीजिए। शाहजिया जी प्लीज। शरिया लॉ आ जाएगा। देखिए तस्लीम रहमानी साहब ने वही कहा जो मैं लगातार कह रही हूँ, बहुत सालों से कह रही हूँ। अब मैं बहुत सालों से इस बात को कह रही हूँ कि ये जो पार्टियां हैं जो सेक्युलर अपने को कहती हैं, दरअसल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक सियासी चारे की तरह इस्तेमाल किया है और इन्होंने अपनी राजनीति जो है उसको बरकरार रखा है इस तरह से करके। और इससे इसका नुकसान, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगता है आम मुसलमान ने। नहीं, लेकिन सियासी सरकारी शाहजिया जी रहमानी साहब का आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ। देखिए मैं जानती हूँ कि मुसलमानों, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ, मैं मुसलमानों की बात करना चाह रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और मुसलमान होने के नाते मुसलमानों की तरफ से कहना चाह रही हूँ कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान मुसलमानों का हो रहा है और हुआ है तो वो ये पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार मजहब का इस्तेमाल करके, डराकर और खौफ को की बात करके और एक रिलीजियस आइडेंटिटी को थोप आप मजहब की राजनीति करके मुसलमानों का ही नुकसान कर रहे हैं। वो खत्म तो करने दीजिए। देखिए पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, सामाजिक आइडेंटिटी होती है, एक अस्तित्व होता है। शाहजिया जी 2 मिनट देखिए आप दोनों ने हमेशा रिलीजियस आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया है। शाहजिया जी जरा आपका जवाब दे रहे हैं, वारिस भाई आपका जवाब दे रहे हैं, फिर मैं अजय जी के पास चल रहा हूँ। प्लीज शाहजिया जी। जी वारिस भाई प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए अजय भाई, आज तक मुसलमानों को डरा धमका कर राजनीति तो एक कटाकथित सेक्युलर पार्टियों ने किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो भाजपा सरकार में आ जाएगी। अब भाजपा तो आ ही गई। हमने कहां डराया था जब 2019 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव आया, हम लोग नहीं लड़े थे यहाँ पे अजय भाई, एक भी सीट पे नहीं लड़े। क्यों भाजपा जीत गई? ये कांग्रेस, ये एसपी, ये बीएसपी हार गए, क्यों नहीं हरा सके? इनमें ताकत नहीं है तो दूसरे पे ठिकरा पड़ता। हमें ताकत है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लड़े 3 सीट के ऊपर सिर्फ चुनाव 2019 के लोकसभा का। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील लड़े, हैदराबाद से असद साहब लड़े और बिहार से हमारे अख्तर ईमान साहब लड़े। 3 में से 2 जगह पे हम जीत गए। तीसरी जगह औरंगाबाद में हमने 22 साल का जो सेना का और बीजेपी का गठबंधन का एमपी था 22 साल का, उसको हरा दिया। तो हमें ताकत थी, हमने हराया, डरा धमका के नहीं हराया। लोगों की प्यार मोहब्बत, हमारा काम देख के लोगों ने हमारे को वोट दिया और हमारे में कामयाब हुए। हम वो अगर यहाँ लाते हैं फॉर्मूला तो क्या हम डरा रहे? क्या हम जगा रहे हैं? डरा नहीं रहे। डराने की राजनीति ये विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं। जय श्री राम के नाम पे मारो, जंतर मंतर से। अजय जी से पहले मैं आपके पास आऊं, क्योंकि उन्होंने वीएचपी का नाम लिया। विजय जी आप डरा रहे हैं लोगों को जय श्री राम के नारे से। भाजपा के विजय शंकर तिवारी जी, बातें हो गई। एक तो पठान साहब ने कहा और उस्मानी साहब ने कहा कि हिंदुओं को डराया जा रहा है। तो मैं बताता हूँ, लक्षद्वीप में 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहां गांधी जी की मूर्ति वर्षों से पड़ी हुई है और केवल इसलिए नहीं लगाई जा रही है क्योंकि कहते हैं यहां हम मूर्ति पूजक नहीं है, यहां हमारे सामने मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम मूर्ति नहीं लगी। आप तमिलनाडु की बात, उस मंदिर के ध्यान में होगी, बेल्लापुरम ध्यान में, एग्जैक्ट गांव का ध्यान नहीं आ रहा है। केवल इसलिए रथ यात्रा निकालने की मनाही की गई या उसका विरोध किया गया क्योंकि वो उन्होंने कहा कि यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है,
इसलिए यहाँ पर रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। एक बार की तो उस पर निर्णय भी हो गया था, क्योंकि हाई कोर्ट में रोक लगाई, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। नूरपुर कहीं बहुत दूर नहीं है उस्मानी साहब, नूरपुर आपके पास में है। उन्होंने कहा इस मस्जिद के सामने आप बारात नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा हैं। आप मेवात में जाके जो शमशान घाट हैं उनका अतिक्रमण कर लेते हैं। आप बताइए देश में एक भी कब्रिस्तान अगर हिंदुओं ने हथियाया हो, हम कहते हैं आप देखना है तो शमशान घाट हथिया लिए गए मेवात में, आप देखिए जाकर के आपको मिल जाएंगे प्रमाण। इसलिए अगर ये सारी बातें लोगों को नहीं बताएंगे तो इसको आप डराना कहते हैं क्या? अपने समाज को आपके कृत्यों के बारे में बताना ही हमारी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी हम कर रहे हैं और हम बताएंगे अपने लोगों को। तो आप कह रहे हैं लक्षद्वीप में 100% है मुस्लिम पॉपुलेशन, और मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते, इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? फिर क्यों उनको किया जाए? वहाँ गाय के मूर्ति पूजा क्यों लगाई जाए जहाँ 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है? पार्लियामेंट क्यों जाते हैं फिर? पार्लियामेंट में मूर्तियां है ना, फिर पार्लियामेंट क्यों जाना चाहते हैं फिर? पार्लियामेंट में मूर्तियां है तो वहाँ तो एतराज नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में तो एतराज नहीं कर रहे। अरे जहाँ रहते हैं जब वहाँ पूजा नहीं हो रही तो क्यों मूर्ति लगाई जाएगी? विधानसभा में आप पागलपन की बात करती हैं। आपके अंदर बीजेपी घुस गई है, बाकी सब निकल गया है। आपको कुछ नहीं पता है, आपको बीजेपी ने भेज दिया कि आप यहाँ बैठ के नंबर बढ़ाते रहिए कि शायद कहीं पे टिकट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए ताकि आपको टिकट मिल जाए। वैसे तो कुछ पूछेगा बीजेपी ने आपको, कुछ पूछेगा तो यहाँ बैठ के नंबर बढ़ाना चाहती है बोल बोल के। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी प्लीज, बहुत देर से आप चुप बैठे जी। अजय आलोक जी कुछ कह रहे हैं, रवानी साहब शाहजा जी, अजय आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, एक टिकट देगी नहीं बीजेपी यूपी में, आपको कैरियर नहीं। तस्लीम साहब सुनिए जी, अजय आलोक जी की आवाज सुन रहे हैं हम अभी जी। अजय आलोक जी प्लीज सर। तस्लीम साहब सुनिए, दूसरे का करियर बाद में बनाइएगा भाई। तस्लीम साहब आप सबको बोल रहे हैं आपको कुछ इल्म नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। आपको इल्म है कि आपने कितनी घटिया बात कही है? महात्मा गांधी कोई भगवान है कि उनकी मूर्ति वहां नहीं लगेगी? मुसलमानों को भगवान की मूर्ति पूजन में दिक्कत है। महात्मा गांधी कोई भगवान नहीं है, डेमोग्राफी राष्ट्रपिता है, डेमोग्राफी है। महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है आपको? इसको भी धर्म से जोड़ दिया, महात्मा गांधी की मूर्ति लगाना, और उसके लिए तकरीर दे रहे हैं यहाँ बैठ के। डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स की इल्म किसको नहीं है? अब आपको इल्म नहीं है, मैं कहूँ तकरीर क्या नहीं कर रहे? स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है। महात्मा गांधी की मूर्ति के बारे में उन्होंने कहा था विजय शंकर तिवारी ने, अगर महात्मा गांधी की मूर्ति लक्षद्वीप में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? सऊदी अरब में लगेगी जाके। फोबिया, ये फोबिया है। एक मिनट, महात्मा 100% मुस्लिम हो या 1000% मुस्लिम हो, गिरफ्तार कर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने में लक्षद्वीप में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? देख के आइए महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए भाई? नहीं है लक्षद्वीप के, मैं गया हूँ लक्षद्वीप, देख के आइए, घूमने आते हैं आप अपने दड़बे से बाहर निकलिए, निजामुद्दीन से बाहर भी निकलते हैं, वहां भी लोग आपको कोई नहीं पूछता है। वहां पे जो एक निजामुद्दीन में भी कोई नहीं पूछता है आपको, कत्ल के टीवी पे जगह मिल जाती है, ये बहुत है, आराम से रहिए। ये बीजेपी है। महात्मा गांधी की मूर्ति को लगाने को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, बेवकूफ आदमी। बीजेपी का कार्य, मुझे मालूम है गांधी प्रेम कितना है आपके अंदर, लेकिन अरे शांति से रहिए। आपको कोई निजामुद्दीन के बाहर जानता भी नहीं है, निजामुद्दीन 12 वोट ला के रह जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरे पास इतना ही वक्त है। अजय आलोक जी, एक आखिरी सवाल। MIM इस तरह की तमाम पार्टियां कहती हैं कि सेकुलर पार्टी मुसलमानों को डराती हैं, जेडीयू भी तो सेकुलर पार्टी है, क्या आज तक आपकी पार्टी ने मुसलमानों को डराया है? आज तक जितने बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी की हमने करवाया, अल्पसंख्यक का बजट 6 करोड़ था, आज बिहार में 1600 करोड़ हो गया, वो हमने किया। एक भी मुसलमान अगर पूरे बिहार में यही कहता है साफ साफ कि नीतीश जी ने बहुत काम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान को छोड़ के जदयू आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही हमारी मंत्र है, उसने मुसलमानों को छोड़ा नहीं जा सकता, वोट दें चाहे नहीं दें। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि घुसपैठिया चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, देश के लिए घुसपैठिया घुसपैठिया है, और इसे धर्म के चश्मे से देखना सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।